नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह दिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भारत के रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी नई ऊर्जा देगा। विश्व की सबसे तेज और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ की नई इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सुविधा से मिसाइल की पहली खेप तैयार कर ली है। यह अत्याधुनिक इकाई 11 मई को उद्घाटन के बाद पूरी तरह संचालन में आई थी। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया भी देखेंगे। इसी क्रम में ब्रह्मोस सिम्युलेटर उपकरणों का प्रस्तुतिकरण भी होगा। इसके अलावा पौधारोपण और अन्य कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम के दौरान महानिदेशक डॉक्टर जयतीर्थ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चेक और जीएसटी बिल सौंपेंगे, जिससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन से उत्तर प्रदेश में उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर यह जानकारी दे रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री आज ब्रह्मोस की पहली खेप को रवाना करेंगे। विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अब उत्तर प्रदेश का लखनऊ उस मानचित्र पर जरूर अंकित हो जाएगा जब ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल वहां से निकलेगी। कितना बड़ा दिन आज होने वाला है और क्या कुछ तैयारियां हैं? कुणाल, देखिए, उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस की इकाई में जो ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की गई है, जो इसकी पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भारत की जो रक्षा उत्पादन, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, इसके लिए बड़ा कदम होगा। आपने देखा होगा कि जब हाल में ही जब ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला गया, इसमें किस तरह का रोल ब्रह्मोस मिसाइल ने निभाया था, तो इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मोस का जब ये उत्पादन लखनऊ में शुरू हो गया है, आज इसकी पहली खेप को रवाना किया जा रहा है, तो ये बड़ी सफलता है डिफेंस सेक्टर के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। कुणाल, ये बताना जरूरी है कि मोदी सरकार ने जब 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की थी, तो एक उत्तर प्रदेश को मिला था, एक तमिलनाडु को मिला था। अलीगढ़ से लेकर झांसी तक उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार है, और आज जब पहली खेप रवाना हो रही है ब्रह्मोस की, तो यह कहीं न कहीं जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है डिफेंस के क्षेत्र में, जहाँ से हम लगातार आयात करते रहे हैं बाहर से हथियार और तमाम दूसरे सामान, तो इसको देखते हुए बड़ा कदम। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में, जहां बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दाखिल शिकायत पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाते हुए यह मांग की है कि 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को महज 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को अवैध करार दिया जाए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत मामले से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा और सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर यह सुनवाई होनी है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दाखिल की थी और उसी पर आज ये अहम सुनवाई होगी। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस खबर पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, नेशनल हेराल्ड का केस, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका, आज सुनवाई भी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। क्या कुछ उम्मीद की जाए, क्या कुछ की पॉइंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल कुणाल, जहां तक इस मामले की बात करें तो चूंकि जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो अर्जी थी, एक आरोप लगाते हुए उन्होंने शिकायत दाखिल की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि चूंकि 2000 करोड़ रुपए की एक कंपनी थी, उसको जो वो कंपनी थी, उस कंपनी को महज 50 लाख रुपए में खरीद लिया गया और जो पैसे देकर उसको ले लिए गए, जो कि बिल्कुल कहीं से भी गले नहीं उतरता है। कुल मिला के
जो कंपनी थी वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी और फिर उसी ने 50 लाख रुपए में इसको अपने डेथ से बचने के लिए इस कंपनी को खड़ा किया और उसको 50 लाख रुपए में बेच दिया। हालांकि जो ये आपराधिक मुकदमा चलाने के आदेश दिए जाने की मांग वाली ये याचिका है, इस याचिका में जो दाखिल की गई थी, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो कांग्रेस के द्वारा कंपनी बनाई गई और उसी कंपनी के द्वारा अपनी ही कंपनी को बेच करके जो मुनाफा लिया गया है, उसका इस पे आरोप लगा हुआ है, इस पे जांच हो रही है। अब बात करें पिछली सुनवाई में जो ये शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने कोर्ट में ये कहा था कि चूंकि उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज की है तो ऐसे में जो दस्तावेज है वो उनको दिए जाएं। इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो प्रोसिक्यूशन था उसने भी इस बात को कहा था। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले पर दलील हम बाद में सुनेंगे कि क्या इस मामले में शिकायतकर्ता को भी इसकी कॉपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, जिससे वो आगे की प्रोसीडिंग कर सके। इस पर हम बाद में सुनवाई करेंगे। तो अब आज जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में किसी और तारीख या फिर कुछ और दस्तावेजों की बात करता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और शिकायत करने के बाद जो राउज एवेन्यू कोर्ट है इस मामले पर लगातार सुनवाई कर रहा है। और जो पिछली सुनवाई हुई थी, क्योंकि उससे पहले 2 डेट लग चुकी थी, उसके बाद ये अब तीसरी डेट लगी हुई है और इस मामले में दस्तावेजों को लेकर थोड़ी उहापोह है, जिसको कोर्ट ये हो सकता है आज तय करे और ये कहे कि क्या जो सुब्रमण्यम स्वामी है उनकी तरफ से जो दस्तावेजों की मांग की जा रही शिकायतकर्ता को दी जाएगी या नहीं। इस पर विचार करने के बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी। ठीक, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्तावों के अनुसार 21 साल से कम उम्र के युवाओं के लिव इन संबंधों की जानकारी उनके माता पिता को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा लिव इन पार्टनर के गर्भवती होने या रिश्ता खत्म होने के बाद बच्चे के जन्म की सूचना देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। तो यूसीसी के नियमों में बदलाव की ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां अब इसमें कुछ फेरबदल होने वाला है। जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से 21 साल से कम उम्र के युवाओं के लिव इन संबंधों की जानकारी उनके माता पिता को अब नहीं दी जाएगी। और अब हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर नए नियमों के मुख्य बिंदु क्या है। लिव इन पार्टनर की सूचना माता पिता को नहीं दी जाएगी। 21 साल से कम उम्र वालों पर भी गोपनीयता लागू होगी। इसके साथ ही संबंध खत्म होने या गर्भधारण की रिपोर्ट देने की बाध्यता हटेगी। पुलिस जांच या निगरानी अब नहीं होगी। केवल कानूनी शिकायत ही स्वीकार होगी। इसके साथ ही विवाह पंजीकरण में सामुदायिक या धार्मिक अनुशंसा जरूरी नहीं रहेगी। विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म होगी। और अब आपको बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है। सरकार निजी जीवन में झांक रही है। सरकार को किसी की निजी जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है। यह नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल है। सरकार के ये बदलाव असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाले हैं। और हमारे विशेष संवाददाता सतीश कोठारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, अपने आप में बहुत अजीब से परिवर्तन है, मिक्स्ड रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कैसे लोग इस पूरे नियमों को देख रहे हैं और अब जो बदलाव होंगे उससे क्या असर होगा, क्योंकि 21 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए कमोवेश हर बाध्यता को तो हटा ही दिया गया है। देखिए, मैं बात करूं यूसीसी की, सबसे पहला प्रदेश है उत्तराखंड जहां यूसीसी लागू हुआ। कई लोगों ने विरोध करा, कई बार विरोध हुआ, विपक्ष ने विरोध करा, मुस्लिम संगठनों ने विरोध करा, लगातार काफी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ। लागू होने के बाद लोगों में काफी कंफ्यूजन था।
कि ये लिविंग रिलेशन में रहना, ये करना, फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, तो वहां पे भी काफी लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो कोई अगर लिविंग में रहता है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके माँ बाप तक जानकारी जाएगी, सभी जो हर चीज होगी। लेकिन अब कुछ बदलाव हुए हैं। अब इन बदलावों से कितना असर पड़ता है प्रदेश के युवाओं पे या कितना फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ ये इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत जो ये था कि वो पहले वाली बात थी कि सार्वजनिक हर चीज सार्वजनिक की जाती, उनमें कुछ गोपनीयता रखी जाएंगी और कुछ थोड़ा बहुत संशोधन किया जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा फर्क जरूर हुआ है, लेकिन इतना नहीं, इतनी फिर भी लोग, कुछ लोग जो है विरोध को जरूर कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि कुछ फर्क पड़ा है, कुछ ये जो चीजें घटाई गई हैं, कुछ हटाई गई हैं, तो इनसे थोड़ा बहुत राहत जरूर मिलेगा उन युवाओं को। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस वक्त की अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को समाप्त हो गई। इस दौरान एनडीए का चुनावी अभियान आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आया, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में कई मुद्दों पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 1250 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन किया। संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कुछ जिलों के आंकड़े नहीं आए हैं। इंडिया गठबंधन में कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्रों पर 1 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे संभावना बन रही है कि अगर उम्मीदवारों में से कोई 20 अक्टूबर तक नाम वापस नहीं लेता तो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य वाम दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। किस पार्टी को कौन सी सीट पर लड़ा जाएगा, इस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। तो 121 सीटों पर 1250 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन किया। मोहम्मद दानिश हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, चुनावी बिगुल तो बज ही गया है और ऐसे में अब रण की भी गुंजाइश बनती नजर आ रही है, भले ही वो फ्रेंडली हो, क्योंकि कुछ जगह पे इंडिया गठबंधन से 1 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन किया। लेकिन कुल मिलाकर पहले चरण के इस नामांकन की स्थिति में क्या निकलकर सामने आया? जी कुणाल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 17 तारीख को जो है लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, और वो लास्ट डेट खत्म हो चुका है और लगभग 121 विधानसभा का जो है नॉमिनेशन हो चुका है, जो फर्स्ट फेज में चुनाव होने वाले थे। इसको लेकर जो देखा गया है कि सबसे बड़ी बात है जो एनडीए और इंडिया गठबंधन, तो एनडीए के प्रत्याशी जितने हैं उन्होंने भी नॉमिनेशन किया, साथ ही में एनडीए से जो बागी हुए थे और जिन्होंने कहा था कि मैं निर्दलीय नॉमिनेशन करूंगा, वो अपना एनआर कटवा लिए थे, उनको जो है गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। उसके बाद उन सभी को जो है वो बुलाए और बुलाने के बाद उनकी एक मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद जो है जितने भी बागी हुए थे उन सभी को जो है समझाया गया और वो लोग अपना नॉमिनेशन नहीं कराया। मगर यहीं पर जो है इंडिया गठबंधन में जो देखने के लिए मिल रहा है कि आरजेडी भी सिंबल दे दिया था, साथ साथ उसके बाद जो है वो सीट जो है वो उनके दल के दूसरे दल को मिल गया, तो जिसकी वजह से जो है वहाँ 2-2 नॉमिनेशन एक ही दल से जो है ये महागठबंधन से हुआ। तो ऐसे में जो है अब जो नाम वापस लेने की प्रक्रिया जब शुरू होगी उसके उसमें अगर वो नाम वापस नहीं लेते तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को इसके लिए नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और है कि जितने भी प्रत्याशी हैं और जो भी अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत कम बच रहा है। लगभग आज से 15 दिन में जो है उनका चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 6 तारीख को सबसे पहली चरण की जो है वो चुनाव होनी है। तो ऐसे में जो है यही 15 दिन में जो है पार्टी को भी डिसीजन लेना है कि किसको कैसे डैमेज को कंट्रोल करे और प्रत्याशी कितना मेहनत करे जिससे उनकी किस्मत जो है आगे चल के खुल सकती है। तो इसको लेकर जो है सभी दल जो है तैयारी कर चुके हैं। 1 से 2 दिन में जो महागठबंधन की भी रैली शुरू हो जाएगी, एनडीए की रैली शुरू हो चुकी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री साथ साथ एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब जो है चुनावी जनसभा कर रहे हैं और महागठबंधन अभी तक एक भी सभा नहीं की है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज से शुरू हो जाएगी महागठबंधन की भी सभा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।